हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आदित्य कर्ण क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 5 जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके ऑलरेडी मैंने कुछ चैप्टर्स के रिविजन्स वीडियोस मैंने यूट्यूब पे डाले हैं, जैसे कि रेशियो एनालिसिस हो गए, डिविडेंड डिसीजंस हो गया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर हो गया। तो ये मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं। तो बच्चों की अब डिमांड आएगी सर कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर भी डालिए, ताकि काफ़ी बच्चों का डाउट रहते हैं इस चैप्टर में। तो मैं बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रिविजन्स के अकॉर्डिंगली करवाऊंगा, जिसमें कि क्वेश्चंस सारे कवर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बेसिकली थ्योरीज वगैरह तो ये आप एक बार खुद ही रीड आउट कर सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर इलास्ट्रेशंस 1 से करवा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम आगे बढ़े। क्या कह रहा है कि रूपा लिमिटेड EVIT कितना 5 लाख रुपीज़ की है एंड द कंपनी हैज़ 10% 20 लाख डिवेंचर्स, मतलब 20 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं रूपा लिमिटेड ने इशू किए थे। कितने पे? 10% के ब्याज पर। एंड द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कई कितने किए? देखो 16%, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना हमारा यहाँ पे 16% है। फिर कह रहा है कि रिक्वायर्ड, अब क्या देखो क्या निकालना क्या आपको, ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की चाहिए। बोला गया है कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड वैल्यू ऑफ फर्म, तो दो चीज़ें आपको निकालनी, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ फर्म। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं हम यहाँ पे? देखिए मार्केट वैल्यू इक्विटी आप निकालते हैं सीधे यहाँ पे, आपकी जो नेट इनकम है ना, डिवाइड बाई आपकी कैपिटल कितनी थी, इक्विटी की कैपिटल कितनी की थी, तो वैल्यू ऑफ, नहीं यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि निकालने के लिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपकी नेट इनकम कितनी है? नेट इनकम देखिए यहाँ पे EBIT कितना दिया हुआ है, मैं यहीं पे रफ कर देता हूँ, 5 लाख रुपए, जिसमें से आपके इंटरेस्ट आ जाएगा माइनस। तो इंटरेस्ट कितने की है? दैट इज़ यहाँ पे 20 लाख पे 10%, मतलब 2 लाख रुपए। तो ये 2 लाख रुपए हो गए। तो यहाँ पे हमारा ये 3 लाख रुपए क्या हो गया? ये हमारा EBT हो गया, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे नेट इनकम हम दिखा देंगे, टैक्स है नहीं यहाँ पे। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी की? दैट इज 16%, कितना हो गया? तो ये हो गया 18,75,000। तो ये आपकी क्या निकल के आएगी? ये आपकी निकल के आएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, है ना। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगी? देखिए इसको मैं 1 का A कर देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ फर्म बेसिकली होता क्या है? इक्विटी प्लस डेट। मैं कंसेप्ट पे नहीं जा रहा हूँ, मैं फिलहाल रिविजन्स मोड में चल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा 18,75,000 का तो इक्विटी पड़ाई है, और हमने डेट कितना इशू किया था? 20 लाख रुपए की। तो 20 लाख रुपए हम यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया? 38,75,000। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका निकल गया, दैट इज़ क्या? वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया। चलिए अब देखते हैं आगे क्या पूछा है। तो ये हो भी गया। फिर बोल रहा है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब का फर्म का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब इसको बेसिकली KO से डिनोट किया जाता है ना। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं, KO निकालना। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ हम कैपिटल कैसे निकालेंगे? ये भी सिंपल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है? इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है दैट इज यहाँ पे EBIT डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म, है ना। कितना रिटर्न्स फर्म ने कमाया है। तो EBIT हमारे पास कितना था? दैट इज 5 लाख रुपए। इसमें से क्या हमें माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। यस, आपको यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। तो 5 लाख माइनस, और वैल्यू ऑफ फर्म कितना? 38,75,000।
नहीं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको इंटरेस्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। इसका मैं फार्मूला भी दिखा देता हूँ। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ओनली EBIT, तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्यों हम ओवरऑल बेसिस पे निकाल रहे हैं, है ना। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, ये मैंने आपको बोला इसलिए कि यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस किया जा सकता नहीं। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस क्यों नहीं किया जा सकता। जब भी हम ओवरऑल बेसिस पे निकालते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑलरेडी वो उसमें क्या होता है, प्रोपोर्शंस पहले से क्या होता है, माइनस किया रहता है, तो दोबारा हम EBIT उसमें माइनस नहीं करते। और जब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब निकालेंगे तो जो हमने स्ट्रक्चर एक जो सीखा था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, EBIT से अपने इंटरेस्ट माइनस किया, फिर EBT, तो इंटरेस्ट का पोर्शन वहाँ पे घटाते हैं जब हमें यहाँ पे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स निकालना हो। बट यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ हमें फॉर्म गिवन है, हमें वो निकालना क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस केस में हमें यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया, दैट इज़ 5 लाख डिवाइड बाई 38,75,000। तो ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया दैट इज़ 12.90%। तो इस तरीके से आंसर्स आपके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। और नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। थ्योरी आप खुद ही एक बार डाउट मारा होगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करूँगा। अब आते हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या कह रहा है कि इंदिरा लिमिटेड, उसकी EBIT कितनी दी हुई है, 1 लाख रुपए की दी हुई है। कंपनी मेक्स यूजेस ऑफ बोथ द डेट एंड इक्विटी कैपिटल। कंपनी क्या कर रही है, डेट भी यूज़ कर रही है और अपना इक्विटी भी यूज़ कर रही है। तो कह रहे हैं कि फॉर्म जो है ना, उसके पास 10% की डिवेंचर्स है, कितने की, 5 लाख रुपए की। एंड द फॉर्म इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट देखिए यहाँ पे दे रखा है आपको 15%। मतलब ये आपको KE दे रखा है यहाँ पे, है ना, फॉर्म्स की इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। फिर आपको क्या मांगा गया है, आपसे ये मांगा गया है कि आप एक तो टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म बताइए और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए। तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू फॉर्म हमने जैसे ऊपर ही देखा था, ये क्या हो गया, EBIT अपन, तो इस केस में हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस केस में हम पहले निकालेंगे यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि हमें यहाँ पे KE दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे। एकदम आसानी से मक्खन की तरह निकलेगा। EBIT क्या, अब इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यस हमें यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जब भी हम KO निकालेंगे तो उस केस में हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे तो हमें इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 50 लाख का 10% कितना हो, जल्दी बोला आप, 50। तो इसको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, इंटरेस्ट, अब डिवाइड बाई, अब क्या करते हैं यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ फॉर्म लेते हैं। नहीं, यहाँ पे हमको क्या लेना है, वैल्यू ऑफ फॉर्म नहीं। देखिए तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है ना। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाई, हमें क्या दिया हुआ, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑलरेडी दिया हुआ, तो मतलब कितना, 0.15। तो यहाँ पे फार्मूला वाइज मैं लिख देता हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है उसकी। तो EBIT हमारे पास कितनी है, 5 लाख रुपए की, 50,000 की हमारे पास क्या हो गई, ब्याज हो गया, और इसका कितना, दैट इज़ 0.15, तो 2.5 लाख कितना है, एक मिनट। EBIT हमने कितना ले, 5 लाख क्यों ले ली, 1 लाख है ना वो तो, तभी मैं बोलूँ आंसर क्यों आ गया ऐसा। तो ये हो गया हमारा 33 लाख।
नहीं, 3,33,333, 3,00,000। अब हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालनी है। अब देखिए अब आसानी से निकल जाएगा। देयरफॉर वैल्यू ऑफ फॉर्म, तो वैल्यू ऑफ फॉर्म मैंने बोला था इक्विटी प्लस डेट। इक्विटी कितना आ गया? 3,33,000 इतना, प्लस आपकी डेट कितने की है? डेट है आपकी यहाँ पे 5,00,000 रुपए की, 8,33,333 है ना। तो ये आपकी क्या निकल गई? दैट इज वैल्यू ऑफ फॉर्म निकल गई। अब नेक्स्ट आपको क्या बोला यहाँ पे कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताइए। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं क्यू को, तो क्यू आपको निकालना है। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन इक्विटी बाय डेट, नहीं, इक्विटी अपन इक्विटी प्लस डेट, और ये केडी हो गया इनटू डेट अपन इक्विटी प्लस डेट, है ना। ऐसे ही टैक्स है नहीं तो कोई पंगा ही नहीं है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारा 15 इंटू इक्विटी कितना आ गया? 3,33,333 डिवाइड बाय वैल्यू फॉर्म कितना, टोटल कितना, इक्विटी प्लस डेट यहाँ पे आपको हमने निकाला हुआ है 8,33,333 प्लस यहाँ पे केडी कितने की है? केडी दे रखे हैं यहाँ पे 10% का डेट, और ये कितना है डेट? ये 5,00,000 है। बस आप इसको इक्वेशन में तोड़ लो, आप आंसर आपको मिल गया। 3,33,333 डिवाइड बाई 8,33,333 2.15, ये हो गया 5,00,000 डिवाइड बाई 8,33,333 इंटू 0.1, इतना आ गया इंटू, तो ये आपका 12% आ गया। तो इस तरीके से हमको क्या करना है? निकाल के चलना है। तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये वैल्यू ऑफ फॉर्म हो गया, ये ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखिए आंसर भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब कह रहा है कि डिटरमाइन द बेसिकली ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो ये ऑप्शंस दे रखे हैं आपके, दैट इज 1 2 3। ये कॉस्ट ऑफ डेट हो गया, केडी दे रखा है आपको परसेंटेज में, फिर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है परसेंटेज में, और बोला क्या है दैट इज परसेंटेज ऑफ डेट ऑन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू मतलब डेट और इक्विटी का परसेंटेज लगाओ तो ये आएगा। एक तो यहाँ पे 0% है, ये 0.120। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आपका परसेंटेज ऑफ डेट गिवन है टोटल वैल्यू में, मतलब ये कितना 10% आपका क्या हो गया? डेट हो गया। तो रिमेनिंग जो 90% है वो आपकी क्या होगी? वो आपकी इक्विटी होगी। सेम है जिसका अगर देखें हम यहाँ पे 20% का क्या होगा? डेट होगा, और बैलेंस 80% क्या हो जाएगा हमारा? इक्विटी। वेरी गुड। और ये क्या होगा? 30% हमारा क्या होगा? डेट होगा, और यहाँ पे आपका 70% क्या होगा? इक्विटी हो गया। तो सर आपने ये वाला नहीं बताया, ये देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। तो 0 हमारा क्या होगा? डेट हो गया यहाँ पे, और 100% हमारा क्या हो गया? इक्विटी हो गया, मतलब 1। सेम है इसी तरीके से ये चलेगा। तो मैं, ये बहुत ही सिंपल है, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए बेसिकली केओ का फॉर्मूला है। केओ का फॉर्मूला, हालांकि ये तो इस तरीके से दिया हुआ, केओ का बेसिकली फॉर्मूला ही हो जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंटू इक्विटी अपन इक्विटी प्लस डेट। सेम एज डेट का हो गया, दैट इज केडी इंटू डेट अपन इक्विटी प्लस डेट। तो इस तरीके से केओ यहाँ पे निकल जाएगा ना। तो देखिए क्वेश्चंस में कैसे किया यहाँ पे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1 नंबर में जैसे मैंने आपको ऊपर दिखा था, केओ क्या आ जाएगा यहाँ पे? डेट मेरा 11% है, और ये मेरा क्या है? 11% का यहाँ दे रखा डेट, और यहाँ पे जो इसकी वेट है ना, मतलब यहाँ पे डिवेंचर्स क्या? 0, तो हमने डिवेंचर्स 0 लिया, प्लस 13% का मेरा इक्विटी है। एम आई राइट? यस आई एम करेक्ट। और इसका वेट कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0 13, ये 13% ही है।
चलो मैं एक और ले लेता हूँ। देखो केडी कितना है, केडी यहाँ पे दे रखा है दैट इज यहाँ पे 11%, और ये दे रखा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 13%। परसेंटेज डेट कितने की दैट इज 0.1, तो 11% कितना था यहाँ पे 0.1 प्लस 13%, तो बैलेंस हमारा कितना 90% मेरा इक्विटी हो गया, 10% डेट है, तो निकाल लीजिए आप। तो ये कितना आ गया आपका 12.8। तो इस तरीके से आप निकालते जाएंगे। प्रोपोर्शन आपको बेसिकली वेट दिया है कि अगर 10% मेरा डेट है ना तो 90% मेरा क्या इक्विटी है। अगर मेरा डेट 20% है तो मेरा बैलेंस कितना हो गया 80% जो क्या है मेरा इक्विटी है, मतलब हमने इक्विटी से ज़्यादा उतना फाइनेंस किया होगा। तो अब यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, और इसमें से जो मिनिमम है ना, क्योंकि ये मिनिमम आपके लिए बेनिफिट है कि इसका भाई कॉस्ट कम है, तो 12.80 क्या हो गया, दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट बिकॉज इट हैज़ द लोएस्ट वैक। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या सबसे कम है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने समझा दिया। अब आते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है कि अमिता लिमिटेड ऑपरेटिंग ईबीआईटी कितना दे रखा है 5 लाख रुपीस। तो ईबीआईटी एंड द फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ देखिए। अब यहाँ पे ये आपको क्या दिया हुआ, ये केडी दिया हुआ 10%, एंड द करेंटली फर्म एम्प्लॉय कर रहा दैट इज 15 लाख रुपए एज डेट। मतलब कंपनी का अगर ईबीआईटी कंपनी कितनी 5 लाख रुपए की है, कंपनी ने क्या करा कि कंपनी कॉस्ट ऑफ डेट उसके 10% है जो कि कंपनी ने डेट इशू किया होगा कितने पे, दैट इज यहाँ पे 15 लाख, मतलब 15 लाख से उसने फंड डेट के थ्रू रेस किया। एंड द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या बोला है यहाँ पे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म इज के 15%, मतलब ये आपका क्या हो गया, ये आपका के ओ हो गया। यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं बोला यहाँ पे। अब देखिए आपको क्या बोला निकालने के लिए, तो वैल्यू ऑफ द फर्म। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे आप, तो वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का मतलब होता है दैट इज यहाँ पे ईबीआईटी। इंटरेस्ट माइनस करेंगे नहीं करेंगे यहाँ पे, और आपका यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी दिया हुआ दैट इज 15%। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवरऑल, तो ईबीआईटी आपको कितने का दैट इज 5 लाख रुपए का, 0.15 कितना हो गया, तो ये आ गया आपका 33,33,333 है ना। तो इस तरीके से आपका वैल्यू ऑफ फर्म निकल गया। अब वैल्यू ऑफ फर्म में देखिए यहाँ पे अब आपका क्या निकालना है, अब एक चीज़ हम निकालते हैं, और अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लेते हैं साथ के साथ। तो जब इक्विटी निकालेंगे तो मैंने बोला था कि ईबीआईटी से क्या यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस करेंगे, यस इक्विटी केस में आपको माइनस करना ही पड़ेगा। डिवाइड बाई या तो आप क्या लीजिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लीजिए या फिर वैल्यू ऑफ फर्म ले लीजिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे, वैल्यू ऑफ फर्म ले लेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म में देखिए तो ये कितने की हो गई, दैट इज़ 5 लाख रुपीज़ की, माइनस 1.5 लाख का हमारे पास क्या हो गया ब्याज का, है ना। 15 लाख का डेट हमने रेज किया जिसमें से कि हमने 10% का ब्याज दिया होगा। और वैल्यू ऑफ फर्म कितने की है, दैट इज़ यहाँ पे 33,33,333। तो इस तरीके, अच्छा वैल्यू ऑफ फर्म था यहाँ पे, वैल्यू ऑफ इक्विटी ना, सॉरी यहाँ पे देखिए 15% का तो दिया हुआ है यहाँ पे। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरा यहाँ पे कितना निकल आएगा, दी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स है ही, और कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कितना दिया हुआ 15% दिया हुआ। तो इस तरीके से हमने तो ये निकाल ही लिया था, है ना। तो हमसे क्या पूछा है, टोटल वैल्यू ऑफ फर्म पूछा है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है।
अब हम निकालते हैं दैट इज बी पार्ट, इसका सेकंड वाला पार्ट। ये बोला यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, दैट इज के। के कैसे निकलता है यहाँ पे, तो के निकल जाए कॉस्ट ऑफ इक्विटी EBIT माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इक्विटी की वैल्यू कितनी की है, तो ये कितना हो गया मेरा यहाँ पे 5 लाख रुपए की माइनस 1.5 लाख का, तो ये हो गया। और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे पता चलेगा, ये तो टोटल है, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी तो 33,33,333। अब इसमें से कर लो माइनस डेट 15 लाख रुपये, कितना हो गया 18,33,333। 18,33,333, 18,33,333 13.64। लेकिन यहाँ पे अच्छा कितना था, यहाँ पे 15 लाख ही था ना, हाँ 15 लाख मैंने माइनस कर दिया तो मेरा ये आ गया 5 लाख में से, अरे यार मैंने 2.5 लाख क्यों नहीं लिया, 5 लाख से 1.5 लाख माइनस करूँगा 3.5 लाख हुआ ना, 18,33,333 कितना आ गया 19.09%। तो इस तरीके से आपका देखिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया ना, ये देखिए। तो के निकालने का फॉर्मूला क्या, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर्स डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी। चलिए अब लास्ट एक क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5। देखिए कह रहा है कि अल्फा लिमिटेड है और एक बीटा लिमिटेड है जिसकी आइडेंटिकल एक्सेप्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर एंड द अल्फा लिमिटेड हैज अ बेसिकली 50% ऑफ डेट एंड 50% ऑफ इक्विटी। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये अल्फा लिमिटेड है तो 50% क्या हो गई, इसकी डेट हो गई, और ये 50% क्या करता है, यहाँ पे इक्विटी से पैसा लेता है। 50% कहाँ से लिया, डेट से लिया, 50% ये इक्विटी से लिया। एक और मार्केट में प्लेयर है बीटा लिमिटेड, ये क्या करता है, ये 20% कहाँ से उठाता है, डेट से उठाता है। कैसे उठाता है देखिए, कह रहा है वेयर इज द बीटा लिमिटेड हैज़ 20% डेट एंड 80% क्या है, ये इक्विटी है, ऑल परसेंटेज इन द मार्केट वैल्यू टर्म्स में, एंड द बोरिंग रेट बोथ द कंपनीज 8%, मतलब 8% के ब्याज पे पैसा उठाता है। एंड द कैपिटल मार्केट वॉज कंज्यूम टू बी द बेसिक एज्यूम टू बी द परफेक्ट। फिक्र है कि इफ यू ओन 2% ऑफ द शेयर ऑफ अल्फा लिमिटेड डिटरमाइन योर रिटर्न्स कितने की ऑफ द कंपनी हैज नेट ऑपरेटिंग इनकम अगर 3.5 लाख की है, एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कितने की, 18% की है, कि वो आपको गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला है कि दैट इज 20% का, दैट इज क्या था आपका यहाँ पे बीटा में डेट, तो 80% हमारा, हाँ जी। तो देखिए जैसे बीटा लिमिट 20% क्या कर रही है, डेट से रेस कर रहा है, और 80% कहाँ से कर रही है, इक्विटी से कर रहा है ना। और यहाँ पे आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बोरिंग रेट कितना दे रखा है, मतलब कि जो डेट से इशू कर रहा है वो कितना 8% का है, मतलब ये फिक्स है, ये कांस्टेंट रहेगा 8%। तो बोरिंग रेट मेरा कितना हो गया यहाँ पे 8% हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट बोला है कि अच्छा आप क्वेश्चन पे सीधा आ जाते हैं, आपको बेसिकली निकालना क्या है, रिटर्न निकालना है। अब उसमें भी आप अगर 2% होल्ड करते हैं तो वो कितना वैल्यू होगा, और आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट इज कितने की, EBIT आपको कितना दे रखा है, 3,60,000, नेट ऑपरेटिंग इनकम EBIT को बोलते हैं। एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट की हो कितने, 18% की है। तो देखिए तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ये EBIT हो गया ना। तो पहले हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ फॉर्म, वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालें या इक्विटी निकालें हम, क्योंकि 50-50 का दे रखा है ना यहाँ पे।
हाँ, तो देखिए वैल्यू ऑफ फर्म, तो वैल्यू ऑफ फर्म को हम कैसे निकालते हैं यहाँ पे, तो मतलब वैल्यू ऑफ फर्म मतलब ये अल्फा लिमिटेड का है ना। तो इसका सिंपली देखिए यहाँ पे EBIT आपको गिवन है, यस EBIT आपको गिवन है, डिवाइड बाय आपको KO भी गिवन है। तो ये हो गया 3,60,000, KO कितना दिया हुआ 18%, तो ये कितना आ गया, तो ये 20 लाख की आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। तो अब आपको क्या करना है, इसमें अलग अलग से निकालना है। तो सिंपल है, जब भाई मेरा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म अगर मेरी 20 लाख की आ गई तो मेरी इक्विटी कितनी आ गई देखो, तो ये वैल्यू ऑफ फर्म कितने की, 20 लाख रुपए की है। अब इसमें से मैं क्या कर देता हूँ, डेट माइनस कर देता हूँ, 10 लाख रुपए की 50% है ना, तो ये कितना हो गया 10 लाख रुपए। तो ये क्या आ गई मेरी यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गई, है ना। 20 लाख की आपकी टोटल वैल्यू ऑफ फर्म थी, इसमें बोला है कि 50% आपने डेट से रेस किया होगा, तो डेट से आपने रेस कितना किया, दैट इज 10 लाख रुपए। तो बचे आपके कितने 10 लाख, वो क्या आपके वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गए। फिर आप अब इस पे क्या कीजिए, आपको बोला कि आपको रिटर्न्स निकालने के लिए बोला ना, तो रिटर्न निकाल लीजिए आप। तो दैट इज यहाँ पे रिटर्न्स निकाल लेते हैं। तो रिटर्न्स कितने किए देखिए, तो बेसिकली 3,60,000 है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। इंटरेस्ट कितने की माइनस होगी यहाँ पे, 10 लाख का, यहाँ पे 50% के 10 लाख का। अब यहाँ पे डिवेंचर कितना 8% के हिसाब से था ना रेट हमारा, बोरिंग रेट कितना, दैट इज हमारा 8% है। तो 10 लाख के 8% दैट इज यहाँ पे 80,000, तो डिवाइड बाई, और आपकी वैल्यू ऑफ इक्विटी कितनी की हो गई, 10 लाख रुपए की हो गई। तो मेरा रिटर्न निकल जाएगा 3,60,000 का हमने टोटल कमाया, जिसमें से 80,000 के ब्याज दे दिया हमने, और डिवाइड बाय 10 लाख, तो आपकी रिटर्न्स कितने की आ गई, ये तो 28% की ये रिटर्न आ गई। लेकिन आपको क्या बोला है, ये आपकी ये निकल गई, सेकंड वाली पोर्शन ये निकल गया कि इम्प्लाइड रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कितने की ऑफ अल्फा लिमिटेड की। तो ये 2 नंबर का आंसर निकल गया। पहला वाला का आंसर क्या बोला कि आप अगर 2% अगर होल्ड करते तो उसकी रिटर्न क्या आएगी। तो रिटर्न बेसिकली सिंपल है हमारा कि दैट इज यहाँ पे EBIT कितने की थी, 3,60,000 की, इसमें से हमने माइनस कर दी इंटरेस्ट, 80,000 की माइनस हो गई, तो ये बचा 2,80,000 रुपये। तो ये तो मेरी प्रॉफिट हो गई ना इतनी, ये मेरी क्या हो गई EBT हो गया। और इसका बस आप क्या निकाल लो, 2% आप ऑन कर रहे हो, तो दैट इज 2,80,000 का 2% कितना हो गया 5600। तो 5600 का आपका क्या हो गया, ये रिटर्न हो गया, आपने 2% आपने होल्ड कर रखा। तो इस तरीके से आपका ये भी हो गया। और सेकंड वाला जो बोला गया है ये भी आपका रिटर्न्स निकल गया, रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। फिर अब देखिए, अभी आपने अल्फा लिमिटेड के लिए, अब आपको क्या करना है बीटा लिमिटेड की। अब यहाँ पे बोला इम्प्लाइड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ बीटा लिमिटेड एनालाइज करना, तो डिफर फ्रॉम व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट अल्फा लिमिटेड, है ना। अब बीटा कर लेते हैं हम यहाँ पे बीटा लिमिटेड। तो बीटा लिमिटेड का कितना देखिए, बीटा लिमिटेड का क्या था कि 20 लाख में से अब क्या है कि 20%, देखिए यहाँ पे दिखाता हूँ, इसका कितना था 20% का इसका डेट था और इसका 80% का इक्विटी था। तो वैल्यू तो हमारा उतना ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये चेंज होगा नहीं, ये हमारा सेम रहेगा 20 लाख रुपये। तो इसका मतलब हो गया क्या, 20 लाख का टोटल पैसा इसके पास, जिसमें 4 लाख रुपए क्या होगा डेट का, और 80% कितना हो गया, दैट इज 16 लाख रुपए, है ना, ये बट गया। अब इसका क्या निकालना है हमको, यहाँ पे इसका निकालना है अब हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है। तो 3,60,000 तो था ही प्रॉफिट। अब यहाँ पे माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितने पे माइनस होगा, अब इंटरेस्ट 4 लाख पे हम करेंगे, तो 4 लाख 8% कितना हो गया 32,000। यस, तो ये 32,000 माइनस कर दो,
अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको 32 लाख रुपए हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है ना। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, वैल्यू ऑफ इक्विटी हमारे पास 16 लाख का आया हुआ है। तो ये अल्टीमेटली क्या निकलेगा, ये हमारा रिटर्न्स निकलेगा। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रहे हैं। तो ये होगा 16 लाख, 3,60,000 माइनस 32,000, 3,28,000 डिवाइड बाय 16 लाख, कितना हो गया, 3,28,000 डिवाइड बाय 16 लाख। तो ये आ गया अपना यहाँ पे 20.5%। तो रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया यहाँ पे। अब देखिए, अब आपको बोला सिर्फ एनालाइज करने के लिए कि व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम दैट अल्फा लिमिटेड। अब अल्फा लिमिटेड और इसमें क्या डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। देखिए अल्फा लिमिटेड में देखिए इसने 50% का डेट रेस किया था, और बीटा कितना कर रही है, बीटा यहाँ पे 20% का डेट रेस कर रही है। इसका क्या मतलब है कि जब आप ज़्यादा डेट बढ़ाते हैं, इसका मतलब आप ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। आप लीवर्ड जो लीवरेज जो पढ़ते हैं, लीवरेज शब्द का मतलब क्या होता है कि आपने डेट का प्रोपोर्शन कितना कर रखा है। 50% यहाँ पे आप देख रहे हो और बीटा में देख रहे हो 20%। इसका मतलब अल्फा लिमिटेड ने अपनी लीवरेजेस, अपने रिस्क को ज़्यादा बढ़ाया हुआ है, ज़्यादा कर्ज लिया हुआ ना उसने तो। और बीटा क्या हुआ, दैट इज़ 20% का खाली, इसने मतलब कम कर्ज लिए हुए, इसका लिमिट क्या कम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसका रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न पे देखूँ तो जब अगर अल्फा लिमिटेड अगर 50% डेट से रेस करती है, मतलब 10 लाख रुपया, तो इस केस में उसको 28% का रिटर्न हो रहा है। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, है ना, सेम एज। और हम अगर इसकी बात करें बीटा लिमिटेड की, तो बीटा लिमिटेड सिर्फ 20% इसने रेस किया था डेट से। इसकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न इन इक्विटी कितनी है, 20.5%, तो 20.5% का रिटर्न आ गया। तो इसने कम रिस्क लिया, इसलिए इसको रिटर्न कम मिला। तो ये आपको एक एनालिसिस फॉर्म में एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि आपने अल्फा लिमिटेड अगर आप हैं कि अगर अल्फा लिमिटेड डेट से अगर 50% का अगर फंड रेज करता है, तो उसकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न कितनी है कि डेट इज़ 28.5। लेकिन जब आप डेट की वैल्यू कम करते हैं तो आपकी रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी क्या करती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है। तो इस तरीके से ये इसका हो गया, ये कंप्लीट। तो देखिए इसका ये एनालिसिस कैसे किया इसने। देखिए ये आ गया ना यहाँ पे 20.5। The implied rate of required rate of return on equity beta limited is lower than the alpha limited। Obviously बात है, उसका 28 है, इसका 20.5 है। Because beta limited uses the basically less debt in its capital structure। इसने टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में बीटा ने क्या कर रखा है, सिर्फ 20% का ब्याज ले डेट में फंड रेज किया था, बार वाले से पैसा लिया था। And as the equity capitalization is linear function of the debt to equity ratio when we use the net operating income approach, and the decline in the required rate of return offset exactly the disadvantages not employing the such। ये सब राम कहानी इतना हो गया चीपर डेट फंड। तो बेसिकली आपको इतना खाली आप लिख दोगे तो काम बन जाएगा आपका, है ना। हालांकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हमने इलस्ट्रेशन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल अच्छे खुले मन से शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके रिविजन्स लेक्चर्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं डालूँ। और बस इतना ही बोलूँगा। चलिए मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है।